फ्रेंड्स, वेलकम टू बाइनरी डोज। तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे हमारा पहला सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, ये वर्ड हमने सुना हुआ है कहाँ पर, डेटा स्ट्रक्चर में, जहाँ पर हमने क्यू पढ़ा था। वहाँ पर जो क्यू का प्रिंसिपल है वो यही है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। मीन जो पहले आता है उसको हम पहले सर्व करते हैं। वही काम ये एल्गोरिदम करती है, यानी कि ये एल्गोरिदम कहती है कि जो पहले सीपीयू की रिक्वेस्ट करेगा उसको सीपीयू पहले मिलेगा। ठीक है, तो ये एक वन ऑफ द सिंपलेस्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है जो कि केवल क्या कहती है कि जो पहले सीपीयू की रिक्वेस्ट करेगा, यानी कि जो पहले रेडी क्यू में आ जाएगा उसको हम सीपीयू एलोकेट कर देंगे। इम्प्लीमेंटेशन इज मैनेज्ड बाय फीफो क्यू। अब क्योंकि ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर है तो इसको इम्प्लीमेंट भी क्यू डेटा स्ट्रक्चर से किया जाता है। ऑलवेज नॉन प्रिमिटिव इन नेचर, ये हमेशा नॉन प्रिमिटिव है। अब ये चीज हम पढ़ चुके हैं, नॉन प्रिमिटिव एंड प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या कि किसी भी प्रोसेस को अगर सीपीयू मिलेगा तो आप उससे फोर्सफुली सीपीयू नहीं ले सकते। ठीक है, जब तक वो प्रोसेस नहीं चाहेगी वो सीपीयू को नहीं छोड़ेगी। तो अब हम पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं इन द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं हमें डिफरेंट प्रोसेस दी हैं, ए बी सी डी ई, इनके नाम हैं। मतलब नाम से हमें इतना कोई फर्क नहीं है, खाली हमें किससे मतलब है, इसकी अराइवल टाइम से और इसकी बर्स्ट टाइम से। अराइवल टाइम हम जानते हैं कि कोई प्रोसेस कब रेडी क्यू में आई है, वो उसका अराइवल टाइम है। बर्स्ट टाइम यानी कि किसी प्रोसेस को कितने टाइम के लिए सीपीयू चाहिए, वो उसका बर्स्ट टाइम है। इसके अलावा कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम हम फाइंड करेंगे। इनको फाइंड करने के लिए हमें मेनली गैंट चार्ट प्रिपेयर करना होता है। ये हमें हर एक सीपीयू शेड्यूलिंग में करना ही करना है, एक मैंडेटरी स्टेप है। गैंट चार्ट की हेल्प से हम हर एक प्रोसेस को ट्रैक कर पाएंगे कि किस प्रोसेस को कब सीपीयू मिला, कब उसने सीपीयू छोड़ा और उसके बाद किसे सीपीयू मिला। अगर हम ये सारी इंफॉर्मेशन ट्रैक कर पाएंगे तो हम इजीली कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम को फाइंड कर लेंगे। तो हमेशा गैंट चार्ट जीरो से शुरू होगा। अब जीरो पे हमें देखना है कि कौन कौन सी प्रोसेस अभी सिस्टम में है, यानी कि रेडी क्यू में है। तो ए जो है, ए तो 2 पर आएगी, तो अभी ए का कोई मतलब ही नहीं है, 0 पर वो सिस्टम में है ही नहीं। बी 1 पर आएगी, सी 0 पर, यानी कि जो सी है वो अभी सिस्टम में है। सी 4 पर, डी भी सिस्टम में नहीं है, ई भी सिस्टम में नहीं। तो यानी कि सीपीयू हम किसे दे देंगे, सी को हम सीपीयू दे देंगे। और कितने टाइम के लिए सी को सीपीयू चाहिए, 3। तो इसका जो मतलब कहाँ तक हो जाएगा, 3 तक, यानी कि 3 तक ये सीपीयू अपने पास रखेगी। इसके बाद जो सी है वो बाहर हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। अब हम देख सकते हैं इस 3 टाइम तक कौन कौन प्रोसेस सिस्टम में आ चुकी हैं। तो ए आ चुकी होगी, बी आ चुकी होगी, ठीक है, सी तो बाहर चली गई, और ई भी सिस्टम में आ चुकी है। अब हमें इनमें से क्या देखना है, क्योंकि हमारी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इनमें से पहले कौन आया होगा, ए 2 पर आई है, बी 1 पर आई है और ई 3 पर आई है। क्लियर है, बी पहले आया होगा तो हम बी को सीपीयू दे देंगे। और बी को कितनी देर के लिए सीपीयू चाहिए, 2। 2 इसका बस टाइम है, तो यानी कि ये 5 तक सीपीयू अपने पास रखेगा। इसके बाद बी भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। ठीक है, अब हमें देखना है 5 तक कौन कौन सी प्रोसेस सिस्टम में आ चुकी हैं। डी भी सिस्टम में आ चुकी होगी। ठीक है, तो अब हमारे पास 3 प्रोसेस बची, ए, डी एंड ई। ए डी ई इनमें से कौन पहले आया है, ए पहले आया है, तो ए को हम सीपीयू दे देंगे। एंड ए को हम जैसे ही सीपीयू देंगे, और ये कितनी देर तक सीपीयू रखेगी, 4 तक, यानी कि 9 तक सीपीयू अपने पास रखेगी। उसके बाद ये बाहर हो जाएगी। इसके बाद डी और ई में से किसे सीपीयू मिलेगा, ई को सीपीयू मिलेगा, क्योंकि वो डी से पहले आई थी। तो ई को सीपीयू मिलेगा, और कितनी देर के लिए इसे सीपीयू चाहिए, 1 के लिए। तो यानी कि ये 10 तक सीपीयू को होल्ड करके रखेगी। इसके बाद ये भी बाहर हो जाएगी, फिर सिंपली डी बचेगी, तो हम डी को सीपीयू दे देंगे। डी को 2 2 तक सीपीयू चाहिए, तो इसे 12 तक ये सीपीयू रखेगी, और इसके बाद डी भी बाहर हो जाएगी। इस तरीके से हमने गैंट चार्ट प्रिपेयर कर लिया और हमने सारी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करा दिया। अब इजीली हम ये सारी चीजें फाइंड कर लेंगे। देखो, कंप्लीशन टाइम निकालना है तो गैंट चार्ट से इजीली निकल आएगा। ए का कंप्लीशन टाइम, तो ए कब सिस्टम से बाहर गई, 9 में, तो इसका कंप्लीशन टाइम हो गया 9। बी का कंप्लीशन टाइम हो गया 5। सी का कंप्लीशन टाइम हो गया 3। डी का कंप्लीशन टाइम हो गया 12 और ई का कंप्लीशन टाइम हो गया 10। ठीक है, इसके बाद टर्न अराउंड टाइम, हम फॉर्मूला जानते हैं टर्न अराउंड टाइम का, वो क्या होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम।
कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो कंप्लीशन टाइम हमारे पास है, अराइवल टाइम हमारे पास है, इजिली हम टर्न अराउंड टाइम को फाइंड कर लेंगे। तो 9 माइनस 2 7, 5 माइनस 1 4, 3 माइनस 0 3, 12 माइनस 4 8, 10 माइनस 3। ये कंप्लीशन टाइम आ गया हर एक प्रोसेस का। वेटिंग टाइम निकाल सकते हैं, वेटिंग टाइम इजी है, क्या था फॉर्मूला, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो निकाल लो, 7 माइनस 4 3 आ गया, ठीक है, 4 माइनस 2 2 आ गया, 3 माइनस 3 0, 8 माइनस 2 6 हो गया, एंड 7 माइनस 1 6 हो गया। हम देख सकते हैं कि जो सी का जो वेटिंग टाइम है वो 0 है, क्योंकि गैन चार्ट में भी हम देख सकते हैं सी को बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ा था, वो जैसे ही सिस्टम में आई थी उसे सीपीयू मिल गया था। और वहीं हम बी को देखें, बी सिस्टम में कब आ गया था, बी 1 पर ही आ गया था, लेकिन उसे सीपीयू कब मिला था, 3 पर, यानी कि उसे 2 यूनिट तक वेट करना पड़ा था। तो इस तरीके से गैन चार्ट की हेल्प से इजीली हम विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला ये चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट एनी कंफ्यूजन। अब क्वेश्चन में मेनली आपसे दो चीजें पूछी जाएंगी, या तो आपसे एवरेज टर्न अराउंड टाइम पूछा जाएगा, या तो आपसे एवरेज वेटिंग टाइम पूछा जाएगा। तो अगर आपसे टर्न अराउंड टाइम का एवरेज पूछा जाए तो आप इजिली निकाल सकते हैं, कैसे, सभी टर्न अराउंड टाइम को ऐड कर लीजिए एंड देन इसे डिवाइड कर दीजिए बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस, तो ये आ जाएगा हमारा 5.8। और इसी तरीके से हम एवरेज वेटिंग टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है, सारे वेटिंग टाइम को ऐड कर लीजिए और इसे डिवाइड कर दीजिए बाय द नंबर ऑफ प्रोसेस, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस है 5, तो एवरेज टाइम निकल कर आ जाएगा 3.4, ठीक है। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम इस एल्गोरिदम का है, अगर ये ऐसा सिनेरियो रहेगा 5.8 और वेटिंग टाइम है 3.4, ठीक है। अब इस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के एडवांटेजेस की बात करते हैं, तो पहला एडवांटेज तो यही है कि इजी टू अंडरस्टैंड है, आपने कितनी इजीली इसे समझ लिया है आज, ठीक है। तो इजी टू अंडरस्टैंड है, इजीली इंप्लीमेंट की जा सकती है क्यू में, और ये मेनली यूज होती है बैकग्राउंड प्रोसेस में जहाँ पर अर्जेंसी नहीं है, ठीक है, ऐसी जगह पर हम मेनली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम को यूज करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, ये कॉन्वॉय इफेक्ट से सफर करती है। कॉन्वॉय इफेक्ट क्या होता है, देखो, मान लो मेरे पास कोई ए प्रोसेस है, उसका अराइवल टाइम 1 है और उसका बर्स्ट टाइम 100 है, ठीक है, उसे 100 यूनिट तक सीपीयू चाहिए। दूसरी मेरे पास एक प्रोसेस है बी, उसका अराइवल टाइम 2 है और उसे मात्र 1 यूनिट तक सीपीयू चाहिए। अब आप मुझे बताइए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर सीपीयू पहले किसको मिल जाएगा, ए को, और कितने टाइम तक इसे सीपीयू मिलेगा, 100 यूनिट तक। उसके बाद इस बेचारी बी प्रोसेस का नंबर आएगा जिसे केवल 1 यूनिट के लिए सीपीयू चाहिए था। तो यानी कि बड़ी प्रोसेस के चक्कर में, क्योंकि बड़ी प्रोसेस पहले सिस्टम में आ गई है, उस चक्कर में छोटी प्रोसेस जिसे काफी कम टाइम के लिए सीपीयू चाहिए, उसे कितना ज्यादा वेट करना पड़ा। इसी इफेक्ट को हम कहते हैं कॉन्वॉय इफेक्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, स्मॉलर प्रोसेस हैव टू वेट फॉर लार्जर प्रोसेस विच रिजल्ट इनटू लार्जर एवरेज वेटिंग टाइम। इससे जो टोटल एवरेज वेटिंग टाइम हमारा निकल कर आता है वो काफी बढ़ जाता है, ठीक है। यही इस एल्गोरिथम का डिसएडवांटेज है, हाई एवरेज वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम कंपेयर टू अदर एल्गोरिथम। इसी कारण से इस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में जो एवरेज वेटिंग टाइम है, जो एवरेज टर्न अराउंड टाइम है, वो हाई होता है एज कंपेयर टू अदर एल्गोरिथम जो हम आगे पढ़ेंगे। कॉन्वॉय इफेक्ट अभी हमने देखा, अगर छोटी प्रोसेस को बड़ी प्रोसेस की वजह से सफर करना पड़े तो दैट इज अ कॉन्वॉय इफेक्ट। इसका सॉल्यूशन क्या है कि चलो ठीक है, जो स्मॉलर प्रोसेस होगी जिसे कम टाइम के लिए सीपीयू चाहिए, उसे हम पहले एग्जीक्यूट कर देंगे लॉन्गर प्रोसेस से, तो हमारा एवरेज वेटिंग टाइम कम हो जाए, ठीक है। इसी सॉल्यूशन से हमें हमारी नेक्स्ट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम मिलती है, जो कि है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ठीक है ना, जिसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए, एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।